हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर देखते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन, है ना। असर्शन एंड रीजन लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग फिर देखते हैं ऑप्टिक्स में, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के हैं और कुछ रे ऑप्टिक्स के हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In Young's experiment, the fringe width for dark fringes is different from that for white fringes. Assertion में कह रहा है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विथ होता है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर वाइट फ्रिंजेज, ठीक है, फ्रिंज विथ फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज इज डिफरेंट फॉर एंड दैट फॉर वाइट फ्रिंजेस। दैट इज डार्क फ्रिंज का जो विथ होता है और ब्राइट फ्रिंज का जो विथ होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि ये सही नहीं है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनते हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में हम लोगों ने देखा है कि जो विथ होता है, विथ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस सेम होता है। तो ये असर्शन तो क्या है, रॉन्ग है। और रीजन में कहते हैं Young's double slit experiment, the fringes are performed with a source of white light. White light के द्वारा fringes Young's double slit experiment में obtain किए जाते हैं। Then only black and bright fringes are observed. तो उस केस में बोल रहे हैं कि ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है। तो ये रीजन भी गलत है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं, जब व्हाइट लाइट, वैसे तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि व्हाइट लाइट का यूज किया जाए तो क्या होगा, तो कलर्ड फ्रिंजेज बनते हैं, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ब्लैक एंड डार्क फ्रिंजेज बनेंगे व्हाइट लाइट के साथ, तो ये रीजन भी गलत है, ठीक है। तो असर्शन भी रॉन्ग है, फॉल्स है, और रीजन भी फॉल्स है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि डी में है असर्शन एंड रीजन बोथ फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी होगा फर्स्ट में। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन में colored spectrum is seen when we look through a muslin cloth, ठीक है। जब मुस्लिन क्लॉथ से देखते हैं तो अपने को कलर्ड स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। और रीजन कह रहा है इट इज ड्यू टू व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू फाइन स्लिट्स, है ना। व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू फाइन स्लिट्स। तो एक्सर्शन अगर देखें तो कलर्ड स्पेक्ट्रम इज सीन, अगर मुस्लिन क्लॉथ से देखते हैं हम लोग तो कलर्ड स्पेक्ट्रम अपने को दिखता है ना। ये हालांकि क्या है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो ये तो सही है, असर्शन इज राइट। रीजन क्या कहता है, इट इज ड्यू टू व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू फाइन स्लिट्स। जो फाइन स्लिट्स हैं, फाइन स्लिट्स मुस्लिन क्लॉथ में जो स्लिट्स होते हैं, है ना, तो उससे व्हाइट लाइट पास हो रहा है। व्हाइट लाइट पास हो रहा है तो क्या होगा, एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। मुस्लिन क्लॉथ से जब देख रहे हैं तो उसकी जो बनावट होती है एक्चुअली, है ना, उसके कारण डिफरेंट स्लिट से लाइट समझो पास हो रही है, तो अपने को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है ना। तो यहाँ तो दोनों ही सही है, असर्शन कलर्ड स्पेक्ट्रम देखा जाता है, ठीक है, मुस्लिम क्लॉथ से देखने पर। और क्यों देखा जाता है, क्योंकि जब व्हाइट लाइट पास होती है तो ये कलर्ड स्पेक्ट्रम बनते हैं, है ना। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, ठीक है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। और जो रीजन है एक्चुअली वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। When a tiny circular obstacle is placed in the path of light from some distance, है ना, सर्कुलर ऑब्स्टेकल, छोटा सर्कुलर ऑब्स्टेकल यदि रखा है लाइट के पाथ में
सम डिस्टेंस पर, तो ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल। तो जो शैडो बनता है ऑब्स्टेकल के कारण, जो शैडो बन रहा है ऑब्स्टेकल के कारण, उसमें ब्राइट स्पॉट दिखता है। ठीक है, तो ये तो सही है असर्शन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स एट द सेंटर ऑफ द शैडो। जो सेंटर है शैडो का, रीजन में ये कह रहा है, जो सेंटर है शैडो का, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ब्राइट तो नहीं दिखेगा अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो, है ना। एक्चुअली क्या होता है वहां पर इंटरफेरेंस होता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। डिफ्रैक्शन के कारण लाइट रीजन करती है इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, तो वहां एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण की व्हाइट दिखता है। सेंटर जो है वो क्या है, ब्राइट स्पॉट दिखता है ना। तो यहाँ क्या है, असर्शन सही है, असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो रीजन फॉल्स है और असर्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए इसको यदि देखना हो, मान लो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है कि मान लो कोई डिस्क ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्क है, और इससे जब लाइट पास होती है, एक्चुअली लाइट जो इससे पास हो रही है ना, तो एक्चुअली ये यहाँ पर बेंड करती है, डिफ्रैक्शन के कारण ही बेंड करती है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बनेगा, अगर यहाँ पर इधर से लाइट जा रही है, दिस लाइट जा रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, शैडो बनेगा। तो जो शैडो का सेंटर होता है, ये सेंटर ब्राइट होता है। शैडो का जो सेंटर है ना, ये ब्राइट होता है। ठीक है, लाइट जब जाएगी ऑब्स्टेकल से तो बेंड करेगी, तो एक्चुअली जब लाइट जा रही है तो इसका शैडो बनेगा, बट इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो होता है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट। और ब्राइट स्पॉट किसके कारण बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव होने से क्या होगा, मिनिमा मिलता है ना, बट ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए सेंटर ब्राइट स्पॉट दिखता है। यहाँ डिस्ट्रक्टिव कह रहा है, तो ये क्या है, ये जो रीजन है वो गलत है ना, रीजन गलत है, और असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन इज सी। क्लियर, सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, corpuscular theory fails in explaining the velocities of light in air and water। corpuscular theory, जो वेव के बारे में थ्योरी पहले दिया गया था, कार्पस्कुलर थ्योरी, उसके अनुसार ये थ्योरी फेल हो गया, एक्सप्लेनिंग द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर। सही है असर्शन। रीजन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्पस्कुलर थ्योरी लाइट शुड ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम देन इन रेयर मीडियम। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्पस्कुलर थ्योरी फेल्स इन एक्सप्लेनिंग, यस, वेलोसिटीज ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होती है और वाटर में कम होता है। लेकिन कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार क्या कहा था कि एयर में वेलोसिटी जो है वो कम होगी और वाटर में ज्यादा होगी। यानी उनका रीजन ये था कि लाइट शुड ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है ना। तो यही रीजन था जिसके कारण कि ये इसका असर्शन ये सही है, असर्शन भी सही है कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार। कार्पस्कुलर थ्योरी एक्चुअली ये फेल हो जाता है इन एक्सप्लेनिंग द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर। इनफैक्ट क्या पाया गया कि एयर में वेलोसिटी ज्यादा होती है लाइट की और वाटर में कम होती है। लेकिन उन्होंने क्या रीजन दिया था कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में फास्ट जाती है और एयर मीडियम में कम जाती है, हालांकि होता इसका उलट है ना। तो रीजन भी इसका सही है और असर्शन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, रीजन क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर।
ये क्वेश्चन भी एम्स में आया हुआ है, बहुत पहले हुआ है, 1998। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर आर सेम, है ना। क्या कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली वो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम की, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है, ये तो सही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है जिस फ्रीक्वेंसी से, तो जिस सरफेस पर इंसिडेंट होती है एक्चुअली वो सरफेस, उसके जो एटम्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव की भी फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्टेड की भी सेम होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, इसलिए ये चेंज नहीं होती व्हेन योर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स है। जबकि वेवलेंथ चेंज होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये असर्शन तो सही है, इसका रीजन क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर कोप्लेनर, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये सेम प्लेन में होते हैं। ये तो लॉ ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लॉ है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, वो सेम प्लेन में होते हैं। ये बात तो सही है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन जो है एक्चुअली इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, है ना, कि ये तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज सेम प्लेन में होते हैं, इसके कारण फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना। ये रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। बात आई समझ में, है ना। जो इंसिडेंट रे है एक्चुअली, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, और यदि लाइट पास हो रही है दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये डायरेक्शन होना था, अगर डेंसर मीडियम है तो यूं मुड़ जाती, है ना, ये रेयर है और ये डेंसर है, अगर डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो किधर मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये होता आई और ये होता आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे सारे सेम प्लेन में होते हैं, कोप्लेनर तो होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होती है, सेम होती है लाइट की, whenever it passes from one medium to another, whenever refraction occurs और reflection occurs, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है सोर्स की। या जिस फ्रीक्वेंसी से, इसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो इंसिडेंट हो रही है, तो ये जिस सरफेस पर हो रही है ये एटॉमिक ऑसिलेटर का काम करता है, और ये भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होती है, इसलिए इधर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है, लेकिन तीनों एक प्लेन में इसके कारण होता है, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 5 का क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, 5 का ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, है ना, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर, ये आया हुआ इंजीनियरिंग EMCET पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, और ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ना। डबल कन्वेक्स लेंस जिसमें कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मीडियम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, हैज फोकल लेंथ 10 cm, ठीक है, यानी ग्लास होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, जब वाटर में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, लिक्विड का दिया हुआ है μL 4/3, तो इट्स फोकल लेंथ बिकम्स 40 सेंटीमीटर। जब लेंस को रखा वाटर में तो इसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है ना, और इतना हो गया,
ठीक है, ये तो सही है, इंक्रीज होता है। इतना हुआ कि नहीं, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी है इसमें, एम्स 1999 में आया है। रीजन क्या कहता है, 1/f इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये फॉर्मूला तो सही है ना, तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बढ़ता तो है। एसर्शन सही है कि नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये इतना ही आता है, इंक्रीज तो करता है, जब वाटर में रखेंगे लेंस को एयर के कंपेरिजन में तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन एग्जैक्टली 40 होगा इस केस में, ये निकालना पड़ेगा। अगर ये सही आ गया तो रीजन तो उसका सही है, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, है ना। क्या है कि इसमें अपने को दिया हुआ है फॉर्मूला, तो ये होता है क्या, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये है, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां से वैल्यू अगर रख दें 1/f इन एयर में कहें, N2 एक्चुअली क्या है, N2 उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास के मटेरियल, जिस मटेरियल का वो लेंस बना है। और N1 क्या है, N1 एक्चुअली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें वो लेंस रखा हुआ है, क्लियर। तो N2 क्या हो गया, ये दिया हुआ है अपने को 1.5, N1 एयर का 1 होता है तो 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से देखो फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, एयर में 10 सेंटीमीटर, 1.5 माइनस 1.5, 5/10 यानी हाफ। यहां से 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहां से कितना निकल गया, 1/r1 माइनस 1/r2, इसका जो वैल्यू है 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 तो 5 हो गया, है ना, 1/5। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 रेड ऑफ कर्वेचर है कन्वेक्स लेंस का, इसके लिए निकल गया ये वैल्यू। अब अपने को निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है लिक्विड में जब रखा तो क्या होगा, n2/n1, n2 किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसको 3/2 रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, 1.5 3/2, ठीक है। n1 किस मटेरियल में रख रहा है, वो मटेरियल क्या है, वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, 1.33 होता है, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2, क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 339/8 तो 1/8 हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2 कितना निकला है, 1/5, तो ये हो गया 1/5, तो हो गया 1/40। तो यहाँ से हम लोग देख लें जो फोकल लेंथ है वो कितना निकला, 40 सेंटीमीटर, यानी वाटर में फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और एग्जैक्टली ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 40 हो रहा है, 10 था तो 40 हो रहा है, क्लियर है। तो ये तो सही निकल गया, है ना। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इतना है, जब वाटर में रखेंगे तो उसका फोकल लेंथ 40 हो जाएगा, यानी क्या है, एसर्शन सही है और रीजन भी सही है। ये फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये हो गया, आई बात समझ में। तो इससे अपने को निकाल लेना है, यानी क्या है, यहाँ एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। एसर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है एक्चुअली ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का ये भी है, 6 भी था। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर, कहते हैं क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल IC, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब लाइट जा रही है ग्लास से एयर में तो मिनिमम होता है वायलेट कलर के लिए, क्या ये सही है, इसको देखते हैं। एंड वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन लाइट ऑफ अदर कलर्स,
वेवलेंथ ब्लू का विबग्योर पैटर्न होता है, विबग्योर, और जिसमें रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है 700 नैनोमीटर, और वायलेट का सबसे कम होता है 400। ठीक है, विबग्योर। तो वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, है ना। यानी ब्लू से कम किसका होता है, इंडिगो एंड इसका वायलेट का, है ना। ब्लू से क्या ग्रेटर को रहा है ना। तो ब्लू तो विबग्योर तो इधर आ रहा है, तो सारे कलर से इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ये तो गलत है ना। तो रीजन तो फॉल्स है, रीजन यहाँ क्या है, फॉल्स है ना। और असर्शन क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा वायलेट के लिए, ये देखते हैं, है ना। क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा वायलेट के लिए। क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई रिलेशन है क्या, यस, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन आईसी, और साइन का वैल्यू जब बढ़ेगा आईसी का तो साइन भी बढ़ेगा, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। क्लियर, यानी ऐसा लिखें कि क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। तो ये रिलेशन है, यानी आईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कॉची रिलेशन, है ना। कॉची रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लैम्डा, आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। ठीक है, आईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और वायलेट का विबग्योर पैटर्न यदि देखें, विबग्योर, है ना, तो विबग्योर पैटर्न में क्या होता है एक्चुअली, विबग्योर पैटर्न में यदि देखें हम लोग तो क्या होगा एक्चुअली, है ना, एक मिनट, ठीक है। एक्चुअली विबग्योर पैटर्न में ठीक है, तो अगर विबग्योर पैटर्न में देखें हम लोग तो क्या होगा, दिस विबग्योर वायलेट, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड का सबसे ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा किसके लिए, वायलेट के लिए। ठीक है, तो ये तो सही है ना, क्या है, असर्शन तो सही है, बट रीजन, रीजन ये गलत है, रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। चलिए इसके बाद और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द काइंड ऑफ ग्लास ऑफ विच इट इज मेड ऑफ एंड द कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का है वो डिपेंड करता है काइंड ऑफ ग्लास पे, सही है, एंड कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, ये भी सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, डिफरेंट कलर करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म depends upon the refracting angle of the prism and the angle of minimum deviation। तो assertion तो सही है, बट रीजन, रीजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, रीजन गलत है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक्चुअली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, है ना, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, ये देखा होगा फार्मूला है, प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से समझ सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था
कि व्हाट सी कैपेसिटेंस क्यू बाई वी, क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है ना। आर इक्वल टू वी बाई आई, ऑल्दो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, लेकिन आर वी और आई पर डिपेंड नहीं करता। उसी तरह ये फार्मूला तो है दिस, बट ये एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, अपने को ये पता हो तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफैक्ट मटेरियल, अगर ग्लास का है प्रिज्म तो उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है ग्लास के, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्चुअली अपने को मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असर्शन सही है, बट जो रीजन है रीजन फॉल्स है। असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, है ना। अब 9th और 10th देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डजंट चेंज व्हेन रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। ठीक है, फोकल लेंथ कहता है कि रेड लाइट को जब रिप्लेस करते हैं ब्लू लाइट से तो फोकल लेंथ लेंस का चेंज नहीं होगा, और फोकल लेंथ डजंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट, है ना। यहाँ तो दोनों ही गलत लग रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू n-1, जहाँ n या म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू कलर। ठीक है, यानी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ये डिपेंड करता है कलर पर, फोकल लेंथ कलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यदि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, है ना। ब्लू लाइट से रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है ना। तो यदि वेवलेंथ इसका ज्यादा है रेड का, इससे रिप्लेस कर दिया तो चेंज तो होगा ही। तो यहाँ क्या कह रहा है, डिपेंड नहीं करता है कलर पर, तो असर्शन फॉल्स है ना, असर्शन फॉल्स है। और रीजन क्या कहता है, फोकल लेंथ डजंट डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट, तो ये भी गलत है ना। रीजन भी फॉल्स है, डिपेंड करता है कलर पर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है ये चेंज होगा जब रेड लाइट को रिप्लेस करेंगे ब्लू लाइट से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर इंटरचेंज, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम होता है आईपीस से, यानी कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का ही फोकल लेंथ कम होता है। ठीक है, और टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है और आईपीस का बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। रीजन क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज स्मॉल फोकल लेंथ, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है, नहीं, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ काफी ज्यादा होता है, फोकल लेंथ काफी ज्यादा होता है, लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होती है ना, डायमीटर ज्यादा होता है तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ ज्यादा होने से क्या होता है, उसका FOFE मैग्नीफाइंग पावर भी ज्यादा होता है ना। तो यहाँ देखें तो दोनों ही गलत है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो टेलीस्कोप का होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में तो दोनों ही कम होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम ही होता है, अपर्चर और फोकल लेंथ, है ना, क्योंकि यहाँ मैग्नीफाइंग पावर होता है क्या, यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर है एक्चुअली FOFE के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो LD/FOFE मैग्नीफाइंग पावर होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखें तो LD/FOFE, यानी L क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, एंड D लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर, FOFE फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दोनों ही कम होता है, किसमें, माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अब इसको यदि इंटरचेंज कर देंगे
तो आईपीस का फोकल लेंथ, आईपीस की जगह ये ऑब्जेक्टिव आ गया, है ना, इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसका थोड़ा सा ही कम होगा, दोनों का ही कम होता है, माइंड इट, एफ एंड एफ दोनों ही कम होता है, बट कंपेरेटिवली स्लाइटली एफ ज्यादा होता है ना। बट इन केस ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव है इसका फोकल लेंथ और डायमीटर दोनों ही बहुत ज्यादा होता है, और आईपीस का फोकल लेंथ और साइज भी कम होती है, ठीक है। ये ज्यादा होगा फोकल लेंथ तो इसका मैग्नीफाइंग पावर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखें तो होता है एफओ बाई एफ ई, एफओ बाई एफ ई। तो एफओ जितना ज्यादा होगा एफ ई से उतना ही ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा, है ना, यानी एफओ बहुत ज्यादा होता है एफ ई से, और यहाँ क्या है, यहाँ एफ ई थोड़ा सा ही ज्यादा है, इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, इसलिए इंटरचेंज करने से माइक्रोस्कोप के लेंस का पोजीशन इंटरचेंज करने से ये टेलीस्कोप नहीं बन जाएगा। और जो फोकल लेंथ है रीजन में दे रखा है, फोकल लेंथ ये ऑब्जेक्टिव का टेलीस्कोप का ये स्मॉल नहीं होता है, बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, कुछ हम लोग लाए थे, है ना, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।